कक्षा 12 हिंदी। मैं आरिफ प्रसाद। आज आप लोगों को पार्ट 2 पतंग, जो कि आलोक धनवा जी द्वारा कृत है, इसको कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस पार्ट में क्या कुछ दिया हुआ है। तो इस पार्ट में बच्चों पतंग के बारे में दिया गया है, कैसे पतंग उड़ाई जाए, कितना बेखौफ होकर के छत पे बच्चे पतंग उड़ाते हैं और कहीं से भी कूद जाते हैं, छलांग लगा देते हैं। ये धनवा जी द्वारा जो है कृत है, इसलिए पहले इनका जीवन परिचय लेते हैं। तो कवि का जीवन परिचय ले रहे हैं हम लोग। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ था। आप बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से 70-80 के दशक में बहुत चर्चित रहे। आप विगत 2 दशकों से विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। आपने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किए तथा रंग कर्म और साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। आपकी साहित्यिक सेवा या योगदान स्वरूप आपको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान तथा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से विभूषित किया गया है। रचनाएं: जनता का आदमी, आपकी पहली कविता सन 1972 में प्रकाशित। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, इन दोनों से प्रसिद्धि प्राप्त हुई तथा दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं: आपके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रभावी चित्रण है। आपकी पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है, जो आपकी बाल मनोविज्ञान की अच्छी परख की ओर इशारा करती है। सन 1972-73 में प्रकाशित आपकी कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को कंठाग्र रही है। समीक्षकों का मानना है कि आपकी कविताओं के प्रभाव का अभी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें सहजता व सरलता है। बिंबों का सुंदर प्रयोग एवं अलंकारिकता आपकी काव्य कुशलता को दर्शाता है। कविता का सार ले लेते हैं जरा, क्या है इस कविता में दिया हुआ है। तो पतंग शीर्षक कविता आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से उद्धृत है। यह एक लंबी कविता का तीसरा भाग है। पतंग के बहाने इस कवि में बाल सुलभ इच्छाओं, क्रियाओं, उमंगे तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को सुंदर बिंबों के सहारे प्रस्तुत किया गया है। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण हुआ है। भादों के धारसार बरसात के बाद शरद ऋतु आई, प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गई। बच्चे पतंग उड़ाने चले। वे साइकिल की घंटी जोर से बजाकर इशारों से बच्चों को पतंग उड़ाने बुलाते हैं। वे डोर से बंधी रंगीन पतले कागज और बांस की कमानी से बने हल्की पतंग को आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जब वे छतों पर बेसुध दौड़ते हैं तो मानो छतें नरम पड़ जाती हैं और दिशाएं मृदंग की तरह बज उठती हैं। कभी कभी बच्चे छत के किनारों से गिर भी जाते हैं। चोट से बचने पर साहस तथा उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। चलिए कविता पे चलते हैं। सबसे तेज बौछार गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आई फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके,
बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं इसमें क्या है। भादो मतलब तेज बारिश होने वाला, शरद मीन्स शरद ऋतु, सूंड मीन्स समूह, झुंड है ये, झुंड मीन्स समूह, इशारा मीन्स संकेत है, नाजुक मीन्स कोमल, किलकारी यानी खुशी से चहचहाना या चिल्लाना। संदर्भ देखते हैं बच्चों क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा के कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है की पतंग शीर्षक कविता से ली गई है। प्रसंग है इसके, इस कविता में कवि वर्षा के बाद की शरद कालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की उमंग, आशा, बाल सुलभ चेष्टाओं एवं साहसिक कृत्यों का वर्णन करता है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि भादों के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया है। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया। यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। कवि शरद के सुबह का मानवीकरण करते हुए बताता है कि वह ऐसा जान पड़ता है कि कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। चमकीली साइकिल चलाते एवं उसकी घंटियां बजाते शरद की सुबह इशारों से बच्चों की झुंड को बुला रही है। इसने आकाश को और मुलायम बना दिया है, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग अच्छी तरह उड़ सके। उसके उड़ने के लिए अनुकूल परिवेश निर्मित हो गया है। बच्चे चाहते हैं दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना और उसके माध्यम से स्वयं उड़ना। वस्तुतः पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उठे और उनके उमंग भरे मन की किलकारियां एवं सीटियां शुरू हो। इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करता है। वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधि बिंब हैं। इस काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। प्रश्न है बच्चों, उत्तर देखते हैं। इस काव्यांश के कवि आलोक धनवा हैं एवं कविता का नाम पतंग है। नंबर दूसरा है, कवि ने प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है। तो ये उत्तर है बच्चों, कवि ने प्रातः काल के सवेरे का वर्णन करते हुए उसे खरगोश की आंखों जैसा लाल बताया है। अतः प्रातः काल शरद ऋतु का है जो अपने चमकीले इशारों से बच्चों को आमंत्रित करता है। नंबर तीसरा प्रश्न है, पतंग के विषय में कवि क्या कहता है। तो उत्तर है बच्चों ये, पतंग को कवि दुनिया की सबसे हल्की एवं रंगीन चीज कहता है जो सबसे पतले कागज और सबसे पतली कमानी से बनी हुई है और जो आसमान में बच्चों के द्वारा उड़ाई जाती है। नंबर चौथा प्रश्न है, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है ये, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का सामान्य अभिप्राय आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से है। पतंगें तितलियों की तरह ही विविध रंगों वाली हैं और वे भरे आसमान में इधर उधर उड़ रही हैं। इस पद का विशेष अर्थ कवि द्वारा दी गई उपमा से है। तितली रूपी बच्चों की नाजुक दुनिया एक नई उमंग एवं उल्लास से शुरू होती है। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की अलंकार योजना के बारे में बताइए। तो उत्तर है बच्चों ये, प्रस्तुत अंश में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। जैसे भादो गया, शरद आया, फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आदि। प्रातः काल की उपमा खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा में हुआ है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है।
प्रश्न है, इस काव्यांश की भाषा के बारे में बताइए। तो उत्तर है, इस काव्यांश की भाषा बिंब प्रदान होते हुए भी सहज भावग्राही है। कवि के भावाभिव्यक्ति के लिए साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में प्रवाह एवं सजीवता है। प्रश्न है, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर है बच्चों, ये तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का आशय आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से है, जो बच्चों को रंग बिरंगी उड़ती तितलियों समान अत्यधिक अच्छी लगती है। अगली कविता देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है। कपास कोमल एवं नरम अनुभूति तथा लचीले शरीर के लिए प्रयोग। बेसुध मस्त, मृदंग में मीठी आवाज वाला ढोलक जैसा वाद्य यंत्र। पेंग भरना झूले झूलना। वेग मीन्स गति, रोमांचित मीन्स होता है पुलकित प्रसन्न, महज मतलब सिर्फ या केवल, रंध्र मीन्स होते हैं छिद्र। चलिए बच्चों देखते हैं संदर्भ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा के कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है कि पतंग शीर्षक कविता से ली गई है। प्रसंग देखते हैं बच्चों। इस काव्य पंक्तियों में कवि बच्चों के कोमल एवं उल्लास मन तथा उनके शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा एवं उत्साह को रेखांकित करता है। व्याख्या देखते हैं बच्चे। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म से कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं। न केवल उनकी भाषाएं श्वेत यानी स्वच्छ, पवित्र एवं कोमल होती हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सुध नहीं रहती है। वे जीवन रहते हैं, ये हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वह कठोर पत्थरों एवं सतहों वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। उनकी उमंग इतनी उत्कृष्ट, चुने इतनी तीव्र एवं सक्रियता इतनी बलवती होती है कि सभी दिशाएं उनकी सक्रियता की लाल ताल में मृदंग की तरह बजती दिखाई देती है। बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों में मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देती है। कोमल और लचीला शरीर लिए जब वे बच्चे दौड़ते हैं तो वे झूले के पेंच की भांति प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी अपने रोमांच के साथ पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अपने ध्यान में मग्न वे छत के किनारे पहुंचते हैं। गिरकर यदि चोटिल भी हो गए तो पहले की अपेक्षा और अधिक निर्भीक हो जाते हैं। वे निर्भय पूर्वक उछल कर सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं। प्रश्न है बच्चों, पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं और क्यों। तो उत्तर है, ये पतंग उड़ाने वाले बच्चे पतंग के साथ उड़ रहे हैं। वे पतंग उड़ाने में अत्यंत तन्मय हैं। उनको अपने शरीर का भी होश नहीं है, अतः ऐसा लगता है कि वह भी पतंग के साथ आसमान में उड़ रहे हैं। प्रश्न है आपका, डाल की तरह लचीले वेग से कवि का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है बच्चों, ये खेलते हुए और पतंग उड़ाते बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं। उनके शरीर में इतना अधिक लोचा या लचीला होता है कि वे पेड़ की डाली की तरह लगते हैं। जिस प्रकार पेड़ों की डालियां अपने लचीलेपन के कारण ही हवा के वेग से
इधर उधर लहराती हैं, झुकती हैं। उसी तरह खेल के मैदान बच्चे भी अपने शरीर में वैसा ही लोच रखते हैं। प्रश्न है, बच्चों को छतों से गिरने से कौन बचाता है? तो उत्तर है ये, कभी कभी बच्चे दौड़ते हुए छतों के किनारे पहुंच जाते हैं, वहां से अपने फुर्तीलेपन के कारण नीचे गिरने से बच जाते हैं। ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ती हुई पतंग ने उनको अपने डोर के सहारे थाम लिया है। प्रश्न है, अपने रंध्रों के सहारे का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है बच्चों ये, बच्चे पतंग उड़ाने में लीन हैं। वे अपने अंदर के उत्साह के कारण पतंग उड़ाने में पूरा ध्यान दे रहे हैं। अर्थात रोमकूप का लाक्षणिक अर्थ मन का उत्साह और उमंग है। वे इतने अधिक उत्साहित हैं कि पतंग के साथ उड़ते लग रहे हैं। प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से क्या आशा है? तो ये उत्तर है बच्चों, बच्चे छतों पर पतंग उड़ाते समय पतंग की डोर थामे छत के एक छोर से दूसरे छोर पर बेधड़क लगभग दौड़ते हुए से पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उनके पदचापों की धम धम की आवाज घर के अंदर वालों को सुनाई पड़ती है, मानो वे दिशा रूप मृदंग बजा रहे हैं। कवि का उद्धृत पंक्तियों से यही आशय है। प्रस्तुत कविता की भाषा संबंधी दो विशेषताएं बताइए। तो ये उत्तर है बच्चों, नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बच्चों के गिरकर बचने के बाद और भी अधिक निडर होकर सुनहले सूरज के सम्मुख आने, उसके पैरों के बेचैन होने तथा पृथ्वी के तेजी से घूमते हुए बच्चों के पैरों के आसपास आने की चर्चा की है। इन सभी बच्चों में नवीन ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास आ जाने से आ जाने के सूचक हैं ये। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के दृश्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, काव्यांश की भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली तथा शैली नवीनता युक्त चयन किया है। कवि ने भावाभिव्यक्ति के लिए सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का सुंदर मेल है। लाक्षणिक एवं बिंब प्रधान होते हुए भी भाषा का सहज एवं गतिशील होना कवि की अपनी खास भाषिक विशेषता है। अगला प्रश्न है, कविता के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है ये, सूरज के सामने आने का लाक्षणिक अर्थ जीवन में सबसे ज्योतिर्मय अनुभव से आगे बढ़ने का उत्साह दिखाना है। प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक मौसम आता है तो दूसरा जाता है। भादो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस मास में बहुत वर्षा होती है। वर्षा की ऋतु बीत गई है। बरसात के बाद समस्त वातावरण स्वच्छ हो जाता है, सारी धूल मिट्टी धुल जाती है। इस स्वच्छ आसमान में जब सवेरे सूरज आता है तो आसमान पर लालिमा छा जाती है। वर्षा की समाप्ति के बाद चमकीले आकाश की लाली कवि को खरगोश की आंखें जैसे लगती है। प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो उत्तर है बच्चों, सबसे हल्की और रंगीन, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। वास्तव में पतंग का निर्माण इन्हीं चीजों से होता है। हल्की इसलिए कि उड़ने वाली वस्तु इससे अधिक पतली नहीं होती। सबसे रंगीन इसलिए कि इंद्रधनुष 7 रंगों की होती है। सबसे पतला कागज इसलिए कि बूंद पड़ते ही यह कागज पड़ जाता है। सबसे अधिक पतली कमानी इसलिए कि बांस की तरह पतली छाल से पतंग की कमानी बनती है।
यही पतलापन आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है। इन विशेषणों का प्रयोग पाठकों के मन में पतंगों की विशिष्टता को दर्शाने के लिए किया गया है, जिससे वे आकर्षित हों। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, तो जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उपर्युक्त काव्यांश में निम्नलिखित बिंब उभर कर आते हैं। नंबर 1 है तेज बौछारे, गत्यात्मक दृश्य बिंब है यह। नंबर दूसरा सवेरा हुआ, नित्यताभास, और ये क्या है, दृश्य बिंब है। नंबर 3 है पुलों को पार करते हुए, गत्यात्मक यानी दृश्य बिंब है ये। नंबर 4 है नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, गत्यात्मक है और ये दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, धन्यवादमक, इसमें है श्रव्य बिंब है। नंबर 6 है चमकीले इशारों से बुलाते हुए, दृश्य, इसमें श्रव्य बिंब है। नंबर 7 है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, गुणात्मक और स्पर्श बिंब है ये। नंबर 8वां है पतंग ऊपर उड़ सके, क्रियात्मक है और ये दृश्य बिंब है। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो ये उत्तर है बच्चों। कपास बच्चों को कोमल भावनाओं तथा उनके शारीरिक लचीलेपन का प्रतीक है। बच्चों की कोमलता कपास के समान होती है। उनके सपने कपास से बनी डोर की तरह हैं, जो पतंग को ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। मनुष्य सपने देखता है और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर्मरत हो जाता है। बालक कपास की तरह कोमल एवं आकर्षक तथा शारीरिक रूप से लचीलापन लिए होते हैं। वे उनकी आंतरिक चेतना को ऊंचाइयों तक जाने तथा दौड़ाने, भागने एवं कभी न थकने के लिए प्रेरित करती हैं। दोनों के गुणों में समानता ही कभी इस तुलना का कारण बना है। प्रश्न है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ना से कैसा संबंध बनता है। उत्तर है पतंग अपने सपनों का, अरमानों का एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है। जैसे पतंग उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ती है, उसी प्रकार बच्चों की आकांक्षाएं, उनके सपने भी ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। वे छतों पर उन्मत्त दौड़ते हैं, उनकी नजर पतंग पर इस तरह टिकी होती है मानो वे स्वयं पतंग के साथ उड़ रहे हों। बच्चे अपनी आंखों के सहारे पतंग से ऐसे जुड़ जाते हैं कि जिधर पतंग जाती है वहीं वे दौड़ते पहुंच जाते हैं। बच्चों की इतनी एकाग्रता एवं संलग्नता तथा पतंग के साथ समरूपता को देखकर ही कवि को ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। दूसरा है जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। नंबर तीसरा है खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो ये उत्तर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहले का उत्तर है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य यह है कि जब बच्चों के पैर छत पर पड़ते हैं तो उन पैरों के पश्चात मृदंग जैसी ध्वनि करती है। यह ध्वनि बालकों के दौड़ने की दिशा से आया करती है। नंबर दूसरे का उत्तर है बच्चों की अपेक्षा पतंग के सामने रहते हुए भी हमें छत की कठोरता का आभास होता है, परंतु बच्चों का ध्यान पूर्णतः पतंग पर होता है। साथ ही उनके शरीर की कोमलता व लचीलापन कठोर छत पर धमा चौकड़ी करने के बावजूद
उनकी यानी उसकी छत की कठोरता का एहसास नहीं होने देता है। नंबर तीसरे का उत्तर है, खतरनाक परिस्थितियों में जब तक हम दूर रहते हैं तब तक उसका सामना करने की बात मात्र से हमें भय लगता है, परंतु जैसे जैसे इससे सामना या साक्षात्कार होता है हमारे अंदर का डर दूर होते जाता है। प्रस्तुत कविता में जो बच्चे खेलते या पतंग उड़ाते छत से गिरकर भी बच जाते हैं, इसी वजह से अगले दिन पतंगबाजी करते दिखाई देते हैं। वस्तुतः खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने से हमारे आत्मबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर उठता है तथा पतंग जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा सह जीवन में न केवल अपने अपितु अपने से संबंधित सभी के जीवन में अनगिनत रंग भरने की हसरत हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है। सचमुच मैं पतंग जैसी नित्य नूतन ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहता हूँ। ऐसी प्रेरणा रंग बिरंगी आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देखकर मिलती है। प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। तो उत्तर है बच्चों, किसी कार्य के प्रति मानसिक संबंधता जीवन में लयात्मकता को जन्म देती है तथा जीवन में लयात्मकता में ही जीवन का रोमांचित सन्निहित होता है। इसे ही रोमांचित शरीर के संगीत की संज्ञा दी गई है। मानसिक संबंधता को समर्पण नाम से जाना जाता है। समर्पण वश ही हम किसी कार्य में लीन होने की स्थिति में होते हैं। कार्य में लीनता से शरीर अद्भुत रोमांच से भर उठता है। कार्य में संगीत सब आनंद प्राप्त होने से जीवन को एक सही दिशा मिलती है जो सफलता प्राप्त होने तक जारी रहती है। प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है, चर्चा करें। तो उत्तर है बच्चों, पतंग उड़ाते समय बच्चे पूरा ध्यान पतंग की ऊंचाइयों पर रखते हैं, परंतु पतंग का नियंत्रण उनके हाथ में होता है। यह संलग्नता इतने तल्लीनता के साथ रहती है कि वे स्वयं को भूल जाते हैं। सिर्फ पतंग की ऊंचाइयों पर ही वे ध्यान रखते हैं। उनका पूरा ध्यान धागे और पतंग पर टिका होता है। तब उनका शरीर भी पतंग की तरह हो जाता है। तब धागा न केवल पतंग को नियंत्रित करता है वरन पतंग उड़ाते बच्चों को भी नियंत्रित करने लगता है। प्रश्न है, पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो उत्तर है बच्चों, पतंग की विशेषताएं बताते हुए कवि कहता है कि वह दुनिया की सबसे हल्की, रंगीन, पतले कागज और पतली कमानी से बनी हुई है। पतंग में बड़ी ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता होती है। यह बच्चों को अत्यधिक पसंद आती है। यहाँ पतंग हमारे मन में उठने वाले सपनों का प्रतीक है। सपने भी तो रंगीन तथा चमकीले होते हैं। मन की डोर पर सवार होकर वे दूर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। सपने भी इनकी तरह नाजुक होते हैं जो जरा सी ठेस से टूट जाती है। प्रश्न है, बिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रस्तुत कविता में श्रव्य बिंब छांटिए। तो उत्तर है, बिंब का अर्थ चित्र है। शब्दों के द्वारा कवि जो चित्र बनाते हैं वही बिंब कहलाते हैं। इन सब चित्रों का संबंध हमारी इंद्रियों से होने के कारण इन्हें निम्न भेद है। नंबर 1 है दृश्य बिंब, आंखों से दिखने वाले। नंबर 2 है श्रव्य बिंब, कानों से सुनाई देने वाले। नंबर 3 है घ्रातव्य बिंब, नाक से गंध लेने वाले। नंबर 4 है आस्वाद्य बिंब, जीभ से स्वाद देने वाले। नंबर 5 है स्पर्श बिंब, त्वचा से स्पर्श कराने वाले। पतंग कविता में निम्नलिखित श्रव्य बिंब प्रयुक्त हुए हैं। नंबर 1 है घंटी बजाते हुए जोर जोर से शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए आदि।
प्रश्न है, किशोर एवं युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है, पतंग कविता के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, किशोर और युवावस्था ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें क्षमता और इच्छा शक्ति उच्च स्तर पर होती है। वे स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाने की हर संभव कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में जीवन की ऊंचाइयों को पाने के सपने होते हैं। किशोर तथा युवा वर्ग अपने निश्चलता से विश्व की एकता को स्थायित्व दे सकते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी का प्रत्येक कोना बच्चों के पास स्वतः कैसे आ सकता है। तो उत्तर है, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वे चाहते हैं कि उनकी पतंग सबसे ऊंची रहे, क्योंकि वे पतंग के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में घूम लेना चाहते हैं। वे कल्पना की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं, इसलिए इनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कोना अपने आप सिमटता चला जाता है। अर्थात पतंग उड़ाने के समय बच्चों के सामने पृथ्वी का कोना कोना सिमट जाता है। प्रश्न है, पतंग के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है। तो उत्तर है, पतंग के माध्यम से कवि ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का मनोरम चित्रण किया है। बच्चे अपनी पतंग की डोर के साथ आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने पूरी दुनिया अपने सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत होती है। तब उन्हें कोई और नहीं बल्कि उनके भीतर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। उन्हें अपने ही शरीर का संगीत उन्हें बचाता है और पतंग की ऊंचाइयां उन्हें एक पतले धागे से थाम लेती है। प्रश्न है, पतंग शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कवि आलोक धनवा ने पतंग को एक प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। पतंग के चारों ओर किशोरों की टोली घूम रही है। इन बच्चों से ही कवि जीने की शैली सीख रहा है। अतः पतंग ही केंद्र में है, पतंग मन की उड़ान भी है। यह प्रतीक है सपनों से भरे मन द्वारा ऊंचाइयों को छूने का। अतः इस कविता के लिए पतंग से अधिक उपयुक्त शीर्षक हो ही नहीं सकता। बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है। पतंग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है बच्चों, पतंग कविता के अंतर्गत कवि ने बच्चों को कपास की कोमल यानी कपास की तरह कोमल इसलिए कहा है क्योंकि बच्चों में कपास जैसी श्वेत इच्छा यानी स्वच्छ कोमल एवं पवित्र भावनाएं होती है। यह कपास का प्रयोग विशिष्ट है। यह बच्चों के शरीर की दुर्लभ लोच, नरमी, सहनशीलता एवं कष्टरोधी शक्ति की ओर भी संकेत करता है। कवि ने बच्चों के पैरों को बेचैन इसलिए कहा है कि बच्चों के पैर हर समय घूमने, चलने, दौड़ने एवं कूदने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये कभी रुकने या थमने का नाम ही नहीं लेते। उनके पैरों में एक बेचैनी, व्याकुलता मौजूद रहती है, जिससे वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके आपको। मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।